जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है डेप्ट मैनेजमेंट या पब्लिक डेप्ट, फिजिकल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा और FRBM एक्ट 2004, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना FRBM है, एक्ट है 2003 का, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। वहीं दूसरी साइड में उत्तर प्रदेश का अपना FRBM एक्ट है, वो 2004 का, यानी 1 साल के बाद का है। तो हम सिस्टमैटिक वे में चलते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन है उत्तर प्रदेश के डेप्ट का, यानी कि उधारी का, बकाये के कर्ज का, और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि रिवेन्यू सरप्लस है या रिवेन्यू डिफिसिट है उत्तर प्रदेश में, या रिवेन्यू सरप्लस का बजट पेश होता है, या उत्तर प्रदेश में फिजिकल डिफिसिट की क्या कंडीशंस है, क्या वो अंडर कंट्रोल्ड है या एबव है, जो भी टारगेट फिक्स किया जाता है। पब्लिक डेप्ट की क्या कंडीशंस है, क्या पोजीशंस है, और लायबिलिटीज़ डेप्ट में और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है, पब्लिक डेप्ट में और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस है, और क्या क्या ट्रेंड रहा है। उत्तर प्रदेश की जो GSDP है, यानी स्टेट की जो GDP है, उसके कंपैरिजन में जो टारगेट फिक्स किए गए वो कहाँ तक अचीव हुए हैं। ठीक, तो हमारा टॉपिक हो जाएगा उत्तर प्रदेश फिजिकल डिफिसिट, पब्लिक डेप्ट एंड उत्तर प्रदेश FRBM एक्ट 2004 एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ 12 फाइनेंस कमीशन उत्तर प्रदेश फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2004 वाज इनएक्टेड। 12वें फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के आधार पे उत्तर प्रदेश सरकार ने FRBM एक्ट 2004 में बनाया था। किस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पे? 12वें कमीशन है ये, 12वां यानी कि 12 फाइनेंस कमीशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक फाइनेंस कमीशन बनाती है हर 5 साल पे। जिस तरह से इस टाइम का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस कमीशन है वो 16वें नंबर का फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है, और उसके चेयरमैन है या चेयरपर्सन है अरविंद पंगारिया जी। उसका रिकमेंडेशन जल्दी आने वाला है, ठीक है, 16 का जो बनाया गया है, क्योंकि 2021 से लेकर 26 तक कौन रहेगा? 15वां फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन अप्लाई हुए हैं। ऐसे 12वें फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के आधार पे उत्तर प्रदेश सरकार ने FRBM एक्ट 2004 को बनाया था, एक एक्ट पास किया था। इनैक्ट करना मतलब पास करना या एक्ट इंप्लीमेंट करना, या एक एक्ट को पास करना असेंबली में, दैट इज इनैक्टेड। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ 12 फाइनेंस कमीशंस उत्तर प्रदेश फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2004 वाज इनैक्टेड। ठीक, सिंस 2004 एक्ट हैज बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स। जब 2004 में ये एक्ट आया, FRBM एक्ट उत्तर प्रदेश सरकार का, तब से लेकर के आज तक कई बार इस एक्ट को अमेंड किया जा चुका है। अगर हम अमेंड करने की बात करते हैं तो ये एक्ट जो है 2010 में अमेंड हुआ, 11 में हुआ, 20 में हुआ, 21 में हुआ, 2016 में हुआ, और बहुत बार ऐसे ये टाइम टू टाइम जरूरत के हिसाब से अमेंड होता रहा ये एक्ट। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है यूपी FRBM एक्ट 2004 के। इस एक्ट का मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूपी FRBM एक्ट 2004: टू इंश्योर प्रूडेंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय अचीविंग sufficient revenue surplus, reducing fiscal deficit, establishing improved debt management, improving transparency in fiscal operation of state government, and using a medium-term fiscal framework. यूपी FRBM एक्ट 2004 का उद्देश्य क्या है? मतलब कि फिजिकल मैनेजमेंट को एक तरह से विवेकताशील
विवेकशीलता के आधार पे फिस्कल मैनेजमेंट को अप्लाई करना, ठीक है, ताकि रेवेन्यू सरप्लस को अचीव किया जा सके। रेवेन्यू सरप्लस अचीव करने के लिए विवेकताशील आधार पे फिस्कल पॉलिसीज को अप्लाई करना या उसको मैनेज करना। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूसिंग द फिस्कल डिफिसिट। और इसी विवेकताशील के आधार पे फिस्कल मैनेजमेंट करने के लिए फिस्कल पॉलिसीज को ऐसा डिजाइन किया जाए कि फिस्कल जो डिफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, वो आपका एक तरह से कम हो, एक मैनेजेबल लेवल पे रहे, एक कंट्रोल लेवल पे रहे। नेक्स्ट क्या है, इस्टेब्लिशिंग इंप्रूव्ड डेब्ट मैनेजमेंट। जो पब्लिक डेब्ट है वो भी आपका एक तरह से इंप्रूव करना, वो ज्यादा बढ़ने ना पाए, उसको कंट्रोल करना, इस तरह से इसका एक मकसद है। इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी इन फिस्कल ऑपरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का जो भी फिस्कल से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, यानी कि आपका जैसे कि फिस्कल पॉलिसी से में जो भी चीजें आ गई, जैसे कि आपका गवर्नमेंट्स का लोन लेना, टैक्सेशन का इम्प्लीमेंटेशन, और गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटीज, बारोइंग, या गवर्नमेंट कहीं पे इन्वेस्ट करती है, जो भी पॉलिसी बनाती है, पूरा बजटिंग का प्रोसेस, उन सबको ट्रांसपेरेंट वे में अप्लाई करना, यह इसका उद्देश्य है। तो इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी इन फिस्कल ऑपरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूजिंग ए मीडियम टर्म फिस्कल फ्रेमवर्क। एक मीडियम टर्म यानी 5 ईयर्स 7 ईयर्स का एक फिस्कल फ्रेमवर्क बनाना और उसी टारगेट को फिर अचीव करना, ताकि फिस्कल डिफिसिट उसको मैनेज किया जा सके, रेवेन्यू सरप्लस रहे स्टेट में हमेशा, और जो पब्लिक डेब्ट है वो भी मैनेजेबल लेवल पे रहे। तो ये सारी की सारी चीज़ों को एक तरह से पाने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। अब देखते हैं फिस्कल टारगेट सेट इन 2004 FRBM एक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। 2004 का जो FRBM एक्ट है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें फिस्कल टारगेट क्या क्या सेट हुए हैं, क्या क्या टारगेट फिक्स किया गया था। जैसे कि आपका रेवेन्यू सरप्लस और डिफिसिट के संबंध में देखेंगे कि क्या टारगेट है उत्तर प्रदेश सरकार का। उसके अलावा इस एक्ट के मुताबिक, इस एक्ट के अनुसार जो फिस्कल डिफिसिट है उसका क्या टारगेट है। उसके अलावा जो पब्लिक डेब्ट एंड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, उसके संबंध में देखेंगे कि जो बकायादारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, या लॉ के उधार जो है उत्तर प्रदेश सरकार का, उस संबंध में क्या उत्तर प्रदेश सरकार का जो GSDP के कंपैरिजन में क्या टारगेट फिक्स किया गया है और कितना अचीव हुआ है, ठीक है, क्या वो मैनेजेबल लेवल पे है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फिस्कल टारगेट सेट इन 2004 FRBM एक्ट ऑफ UP। फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या है, रेवेन्यू डिफिसिट एंड सरप्लस। रेवेन्यू डिफिसिट एंड सरप्लस, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहां का बजट जो है वो रेवेन्यू डिफिसिट रहता है, बट अपने स्टेट का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है वो रेवेन्यू सरप्लस है। इस टाइम हमने यहां पे डिफिसिट भी मेंशन किया और सरप्लस दोनों मेंशन कर दिया, क्योंकि जब यह एक्ट आया था उस समय उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो रेवेन्यू डिफिसिट बजट हुआ करता था। 2011-12 तक जाते जाते एक टारगेट फिक्स किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, इसी एक्ट में मेंशन की गई ये बात कि हमको रेवेन्यू डिफिसिट के बजाय रेवेन्यू सरप्लस लेकर के आना है, और 11-12 के बाद या उसके बाद लमसम ये टारगेट अचीव कर लिया गया। तो देखिए रेवेन्यू डिफिसिट एंड सरप्लस, नंबर 1 पॉइंट है, ओरिजिनल एक्ट ऑफ 2004 मैंडेटेड स्टेट गवर्नमेंट टू एलिमिनेट state revenue deficit in a period of 5 years from 2004-5 to 2008-9। 2004 FRBM एक्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार का एक टारगेट फिक्स किया गया था कि जो ये रेवेन्यू डिफिसिट है उसको 5 सालों में खत्म करना है। वो 5 साल का मतलब 2004 का एक्ट था, तो 4-5 से लेकर के 8-9 तक, तो 2004-5 से लेकर के 8-9 तक एक टारगेट फिक्स किया गया था इस एक्ट के मुताबिक कि जो रेवेन्यू डिफिसिट का कॉन्सेप्ट उत्तर प्रदेश के बजट में है उसको खत्म किया जाएगा।
और उसकी जगह क्या लाया जाएगा, रेवेन्यू सरप्लस का बजट लाया जाएगा। अब जानते हैं कि रेवेन्यू डिफिसिट और रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है। रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब क्या होता है कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो ज्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसीव्ड से, तो उसको रेवेन्यू डिफिसिट कहते हैं। रेवेन्यू सरप्लस का मतलब कि जो रेवेन्यू रिसीव्ड है वो ज्यादा हो जाए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने टारगेट किया था कि रेवेन्यू डिफिसिट को 2004-05 से लेकर के 8-9 तक खत्म कर लेने का। 5 सालों में जब ये एक्ट आया था तब ये टारगेट पहले नंबर में फिक्स किया गया, बट ये अचीव नहीं हो पाया। तो इस एक्ट को अमेंड किया गया 2011 में। इन 2011 एक्ट मॉडिफाइड टारगेट टू एलिमिनेट रेवेन्यू डिफिसिट बाय 2011-12 एंड मेंटेन रेवेन्यू सरप्लस देयर आफ्टर। जब 2008-9 में यह टारगेट अचीव नहीं हो पाया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने या असेंबली ने 2011 में इस एक्ट को मॉडिफाई किया गया और ये जो रेवेन्यू डिफिसिट को खत्म करने की बात 2011-12 तक फिक्स कर दी गई थी कि हम 11-12 तक रेवेन्यू को डिफिसिट को खत्म कर देंगे और उसकी जगह या उसके बाद या उसकी जगह हम क्या करेंगे, देयर आफ्टर मतलब उसके बाद रेवेन्यू सरप्लस को अप्लाई करेंगे उत्तर प्रदेश के बजट में। और लगभग उसके बाद उत्तर प्रदेश के बजट में रेवेन्यू सरप्लस का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया और हम देख रहे हैं कि आज के समय का यानी कि 2025-26 का जो उत्तर प्रदेश का बजट है 2025-26, ये देखिए 2025-26 का जो उत्तर प्रदेश का बजट है उसमें रेवेन्यू सरप्लस है। तो रेवेन्यू सरप्लस हमारे पास कितना है, 79,516.36 करोड़ यानी 69,516 रेवेन्यू सरप्लस है। रेवेन्यू सरप्लस से तात्पर्य कि रेवेन्यू रिसीव्ड वाला जो पॉइंट्स है वो ज्यादा है हमारे पास कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। कितना ज्यादा अमाउंट है, 79,516, ये हमारे पास रेवेन्यू सरप्लस ज्यादा है। अगर हम इसको परसेंटेज में देखते हैं जीडीपी के टर्म में तो ये निर्धारित की गई थी 2025-26 में 2.6% ऑफ जीएसडीपी। जीएसडीपी का मतलब स्टेट की जो जीडीपी है उसके आधार को उसको मानते हुए 2.6% रेवेन्यू सरप्लस फिक्स की गई थी या प्रस्तावित थी इस बार के बजट में जो 2025-26 का बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का। 2025-26 की बजट में टारगेट किया गया है कि जो रेवेन्यू सरप्लस है उत्तर प्रदेश का वो रहेगा 2.6% ऑफ जीएसडीपी। जीएसडीपी से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश की स्टेट जीडीपी। ठीक है, तो रेवेन्यू सरप्लस हमारा अमाउंट में अगर हम देखेंगे तो 79,516 करोड़ की बात कही गई है। यह 0.36 है तो पॉइंट वाले उसको हटा दीजिए, बस समझिए मोटा मोटा कि 79,000 रेवेन्यू सरप्लस की बात कही गई इस बार में बजट में। और रेवेन्यू सरप्लस क्या है, जब रेवेन्यू रिसीव की दर ज्यादा हो जाए कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तो उसको रेवेन्यू सरप्लस कहते हैं। अगर हम रेवेन्यू सरप्लस को जीएसडीपी के टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो यह प्रस्तावना थी इस बार के बजट में 2.6% ऑफ जीएसडीपी। कब, 2025-26 के बजट में जो टारगेट किया गया था। नेक्स्ट हमारा फिस्कल डिफिसिट है। क्या है, फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट से तात्पर्य क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर में से जब हम माइनस करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं टोटल रिसीव्ड को एक्सक्लूडिंग बारोइंग, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल रिसीव्ड को माइनस किया जाएगा, बट टोटल रिसीव्ड में हम बारोइंग वाला जो मद है जो पॉइंट्स है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सपोज दैट हम इसको अगर समझा दें यहां पे थोड़ा इसको मिटा करके कंप्लीटली तो आप लोग आसानी होगी। देखिए सपोज दैट ये हमारा बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का, ये बजट है। बजट में हम दो पॉइंट्स देखते हैं, मेनली मेंशन रहता है स्टार्टिंग में
कितना क्या, एक तो रिसीव्ड और एक आपका होता है एक्सपेंडिचर। रिसीव्ड दो तरह के हो सकते हैं, या इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक आपका रिवेन्यू और एक आपका कैपिटल रिसीव्ड। एक्सपेंडिचर भी दो तरह का हो सकता है आपका, एक आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक आपका कैपिटल। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जो करंट टाइम पे चल रहा होता है उससे रिलेटेड जो खर्चे होंगे वो रिवेन्यू में आएंगे। कैपिटल का मतलब कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो पैसे खर्च किए जाएं, जो पैसा कोई लंबे समय के लिए कोई एसेट क्रिएट करने के लिए, लॉन्ग ड्यूरेबल एसेट क्रिएट करने के लिए जो पैसा खर्च किया जाएगा उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। ठीक, एक पॉइंट। कैपिटल एक्सपेंड जो रिसीव्ड है, इसमें हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका डेब्ट, डेब्ट या बारोइंग, क्या है बारोइंग, ठीक है, और एक है आपका अदर देन बारोइंग। ठीक, ये हो गई, इतना चीजें, कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। बारोइंग का मतलब कि जो भी अमाउंट आपका लोन के थ्रू, आपका बॉन्ड है, लोन है, ट्रेजरी बिल है, ठीक है, वेज एंड मीन एडवांसेस, ये सारे के सारे बारोइंग आ गए। ठीक, ऐसे नॉन बोरोइंग। अब देखिए, जो ये फिस्कल डिफिसिट है, क्या है, फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट का मतलब क्या होता है कि एक्सपेंडिचर माइनस, ये क्या, ये माइनस है, ठीक है, यानी टोटल एक्सपेंडिचर, क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग, ठीक है, एक्सक्लूडिंग मतलब कि ऐसा समझिए आप, थोड़ा मैंने गलत मेंशन कर दिया, एक तरह से नॉन डेप्ट, यानी अगर इसको मैं यहां लिखूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, यानी कि नॉन डेप्ट यानी अदर देन बारोइंग, उसको खाली मैंने इसको पलट दिया, ठीक है, तो ये नॉन डेप्ट यानी कि अदर देन बारोइंग। नेक्स्ट ये आपका डेप्ट यानी कि बारोइंग। ठीक, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बारोइंग, यानी बारोइंग को छोड़ करके। अब देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये पूरा अमाउंट, ये वाला हो गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर, ये पूरी, बस ऐसे डायग्राम से समझने की कोशिश करिए आप कि टोटल एक्सपेंडिचर ये अमाउंट हो जाएगी। टोटल रिसीप्ट, टोटल रिसीप्ट ये आपकी पूरी हो जाएगी अमाउंट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बारोइंग, यानी बारोइंग यानी डेब्ट को छोड़ देना है, तो आपका ये अमाउंट हो गया। ठीक, बारोइंग को छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग बारोइंग, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट, ये आपका टोटल रिसीप्ट है, एक्सक्लूडिंग बारोइंग, बारोइंग को छोड़ करके, तो बारोइंग को मैंने यहां पे कैलकुलेट नहीं किया, बस खाली इस वाले में से, यानी टोटल एक्सपेंडिचर से, इस वाले अमाउंट से हमने इस वाले अमाउंट को जब माइनस किया, ठीक है, ये क्या है, एक्सक्लूडिंग बारोइंग, यानी इतना अमाउंट बारोइंग को छोड़ दिया गया, तो जब बारोइंग को छोड़ देंगे, बाकी अमाउंट को आप रिसीप्ट वाले को कैलकुलेट करेंगे, तब आप क्या हासिल होगा, रिजल्ट आपका फिस्कल डिफिसिट होगा। और ये जो फिस्कल डिफिसिट आपने हासिल किया, इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें इनबिल्ड था, तो इसको दूसरी भाषा में कहा जाएगा कि फिस्कल
डिफिसिट इक्वल बारोइंग। बारोइंग कैसे बारोइंग कहा जाएगा कि टोटल एक्सपेंडिचर इस बार के बजट में मान के चलिए कि 8 लाख या समथिंग है, 8.08 लाख करोड़ का बजट में जो है ये प्रस्तावना किया गया था एक्सपेंडिचर का। जबकि आपका रिसिप्ट वाली जो पूरी बात है, ये रिसिप्ट में अगर जो पॉइंट्स है मतलब कि इसमें तो वो 7 पॉइंट समथिंग की बात कही गई। तो ये जो डेब्ट वाली पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को आप मेंशन यहाँ पे कर दीजिए कि वो फिस्कल डिफिसिट का जो अमाउंट है मैंने कहीं पे मेंशन किया है, ठीक है। फिस्कल डिफिसिट का अमाउंट लमसम जो है मतलब कि वो मिट गया लग रहा कहीं। फिस्कल डिफिसिट का अमाउंट कहाँ पे है मेंशन, ये 91,399, ठीक है। तो फिस्कल डिफिसिट का मतलब ये वाला जो अमाउंट है आपका 91,399 करोड़, ये अमाउंट आपका डेब्ट से हासिल किया जाएगा, बारोइंग से हासिल किया जाएगा, ठीक। कि टोटल एक्सपेंडिचर में से आपने टोटल रिसीव को माइनस किया, बट रिसीव वाले मद में आपने क्या किया कि बारोइंग को नहीं जोड़ा, क्योंकि इसी को खाली कैलकुलेट करना है आपको, बारोइंग को आपको छोड़ देना है। तो जो भी आपका फिस्कल डिफिसिट आएगा, इसका मतलब क्या है कि इस फिस्कल डिफिसिट की भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, उधार लेगी, उसी उधार को कहते हैं बारोइंग। दूसरी भाषा में यह कहा जाए कि ये जो फिस्कल डिफिसिट आपका 91,399 करोड़ इस बार के बजट में यानी 2025-26 के बजट में प्रस्तावित था, ये अमाउंट इक्वल कितना हो जाएगा, बारोइंग के। सेम अमाउंट यही हो जाएगा बारोइंग। तो बारोइंग के थ्रू इस फिस्कल डिफिसिट को गवर्नमेंट पूर्ति करेगी। नंबर 1 पॉइंट, फिस्कल डिफिसिट को जैसे हमने रेवेन्यू सरप्लस वाले अमाउंट को कैलकुलेट किया था जीएसडीपी के आधार पे या स्टेट की जीडीपी के आधार पे, ऐसे फिस्कल डिफिसिट वाले अमाउंट को भी हम कैलकुलेट करते हैं स्टेट की जीडीपी के आधार पे। तो स्टेट की जीडीपी के आधार पे फिस्कल डिफिसिट का अमाउंट 2025-26 में कितना प्रस्तावित थी, 2.97% ऑफ जीएसडीपी। उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है या जीएसडीपी है उसके आधार पे 2.97% ही इस बार का फिस्कल डिफिसिट टारगेट किया गया था 2025-26 का। कब का, 2025-26 के बजट में यह बात प्रस्तावित थी। यह हो गई क्लियर, मतलब पिक्चर मुझे लगता है कि फिस्कल डिफिसिट इक्वल होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बारोइंग या अदर देन बारोइंग, यानी बारोइंग को उसमें रिसीव्ड में हमने इंक्लूड नहीं किया, शामिल नहीं किया। जैसे आप यहां देखिए कि हमने बारोइंग को अलग कर दिया, खाली इस वाले अमाउंट में से हमने ये वाला अमाउंट ही खाली घटाया है, जब सिंपल भाषा में इसको घटाया है, इस वाले को हमने इंक्लूड नहीं किया। तो हमारे पास जो अमाउंट आ गया फिस्कल डिफिसिट का आ गया। तो इस फिस्कल डिफिसिट की भरपाई करने के लिए हमें एक क्लू मिल गया, एक आइडिया मिल गया कि हमें इसकी भरपाई करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि हम उधार ले लें। उधार या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लें या आरबीआई से ले लें या जनरल पब्लिक से यानी मार्केट से ले लें, या हम बाहर से किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक या किसी और संस्था से उधार ले लें, और उसी उधार को हम कहते हैं बारोइंग या डेब्ट। और ये डेब्ट इक्वल किसके हो गया, फिस्कल डिफिसिट के हो गया। अब देखते हैं फिस्कल डिफिसिट, ठीक है। ये डिफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक्सप्लेन किया फिस्कल डिफिसिट को। देखिए 2004 का जो एक्ट है, एंड टू रिड्यूस फिस्कल डिफिसिट टू 3% ऑफ जीएसडीपी बाय 2008-9, ठीक है। 2004 में एफआरबीएम एक्ट आया था, उसने एक टाइम पीरियड में फिस्कल डिफिसिट को घटा करके 3% के दर पे लाने का टारगेट रखा था। 5 साल में यानी 2008-9 तक उसको 3% लाना था फिस्कल डिफिसिट का टारगेट। ये कब है, 2004 में जब एक्ट आया था तब इनिशियल लेवल पे। उसके बाद देखते हैं 2010 अमेंडमेंट अलाउड स्टेट टू सेट फिस्कल डिफिसिट टारगेट बेस्ड ऑन पॉलिसी नीड्स। 2010 में एफआरबीएम एक्ट को अमेंड किया गया और ये बात कही गई कि हम फिस्कल डिफिसिट के टारगेट को टाइम टू टाइम जरूरत पड़ने के मुताबिक अमेंड करते रहेंगे। टारगेट को अमेंड करेंगे मतलब कभी टारगेट हमें नहीं होगा, जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी
कि हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा तो हम इसी हिसाब से टारगेट को बढ़ा देंगे। जो हमारी बैलेंस होगी इकोनॉमी, स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन होगी, तो हम टारगेट को घटा देंगे। कब बात ये रखी गई? 2010 में अमेंड करके एक्ट को अमेंड किया गया, बदला गया। ठीक, नेक्स्ट 2011 से लेकर के अमेंड फिर से हुआ एंड फिक्स टारगेट एट 3% फ्रॉम 2011-12 to 2014-15 and continue till 2019 और 20। पहले नंबर में तो 2004 में एक्ट आया। 4 में जब एक्ट आया तो आने वाले 5 सालों के लिए, यानी 8 के लिए, 9 के लिए ये बात रखी गई थी 2008-9 के लिए कि हम 3% के हिसाब से फिस्कल डिफिसिट का टारगेट रखते हैं। 2010 में एक अमेंडमेंट आया और उसमें यह बात कही गई कि हम जरूरत पड़ने पे ये जो 3% की दर है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, यानी फ्लक्चुएट किया जा सकता है। फिर 2011-12 में अमेंडमेंट दोबारा आया और इस टारगेट को एक्सटेंड करके कहा गया कि हम 3% का टारगेट 2014-15 तक रखते हैं। फिर 2016 में भी एक अमेंडमेंट आया, उसमें भी यही बात कही गई कि 3% के हिसाब से हम फिस्कल डिफिसिट का टारगेट रखेंगे, और ये इसीलिए मैंने यहां पे मेंशन कर दिया एंड कंटिन्यू टिल 2019-20। 2019-20 से तात्पर्य क्या है कि फिस्कल डिफिसिट का टारगेट उत्तर प्रदेश सरकार का कोरोना से पहले तक 3% के हिसाब से था। इससे यह इंफ्रेंस ड्रॉ होती है कि कोरोना के आने से पहले तक उत्तर प्रदेश सरकार का जो फिस्कल डिफिसिट का टारगेट है वो कितना था? 3% के हिसाब से था। कोरोना के आने के बाद जब अनस्टेबल हो गई इकोनॉमी, फ्लक्चुएशन होने लगा इकोनॉमिक कंडीशन में, एक्टिविटीज में, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में फिस्कल डिफिसिट का टारगेट 5% कर दिया था। 2020 का मतलब 20-21 में यह आपका टारगेट 5% कर दिया गया था। 2021-22 में 4% कर दिया गया था टारगेट। इस तरह से फिर बाद में 23-24 तक आते आते इस टारगेट को दोबारा एक बैंड में लाने की कोशिश की गई, फिर भी ये 3% से 4% के बीच में वेरी करता रहा। अब हम देखते हैं यहां पे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेशियो ऑफ फिस्कल डिफिसिट टू जीएसडीपी वाज विद इन द टारगेट लिमिट, विद इन द टारगेट लिमिट। ठीक है, टारगेट लिमिट एज सेट आउट बाय एफआरबीएम एक्ट 2004 ड्यूरिंग द पीरियड 2019-20, 2023-24। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने टारगेट को गर्चे फ्लक्चुएट किया, फिर भी हमारे पास जो फिस्कल डिफिसिट का दर है वो एक तरह से 3% का जो फिक्स है वो उसी के आजू बाजू में वेरी करता रहा। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हुआ बट फिर भी ये इसी के आजू बाजू में वेरी करता रहा। मतलब 2019-20 से लेकर के 23-24 तक एफआरबीएम का एक्ट के द्वारा जो सेट किया गया था टारगेट, उसी के रेशियो में ये फिस्कल डिफिसिट का टारगेट लिमिट में मैनेज्ड रहा, यानी 3% के आजू बाजू में वेरी करता रहा कोरोना के बाद भी। कहने का तात्पर्य यह है, कोरोना मतलब 20-21 के साल में जब कोरोना आया तो उसके बाद भी हमारा टारगेट कहीं ना कहीं एक मैनेजेबल लेवल पे रहा, और ये कब तक फ्लक्चुएशन में एक तरह से 23-24 तक एक ये मैनेज रहा। 2025-26 की अगर हम बात करते हैं बजट में, फिक्स्ड आउट 2.97% ऑफ जीएसडीपी, यानी कि इस साल के बजट में 2.97 यानी कि 2.97% जीएसडीपी के इस बार का टारगेट हमारा फिक्स किया गया है, जो कि 91,399 करोड़ पे है। अमाउंट में अगर देखेंगे तो इस बार के बजट में फिस्कल डिफिसिट का कितना है? 91,399 करोड़। ठीक, अब परसेंटेज में अगर देखेंगे तो जीएसडीपी का कितना टारगेट है? 2.97, तो वेल विद इन द लिमिट ऑफ 3% एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द आरबीआई। यानी आरबीआई के द्वारा जो लिमिट निर्धारित की गई थी 3% की, उसके बिलो ही हम अपना फिस्कल डिफिसिट टारगेट को मैनेज किए हुए हैं। तो फिस्कल डिफिसिट का टारगेट हमने क्या देखा? जब यह एक्ट आया तो एक्ट आने से 2008-9 तक यानी 5 सालों में 3% का टारगेट किया गया। 10 में एक अमेंडमेंट लाया गया और ये बात रखी गई कि इसको
टाइम टू टाइम बदला जा सकता है जरूरत पड़ने पे। 11 में अमेंडमेंट आया और ये कहा गया कि 11-12 से लेके 14-15 तक ये 3% के हिसाब से रहेगा। फिर भी ये कोरोना तक कंटिन्यू रहा इसी लेवल पे। उसके बाद फिर कोरोना आ जाने पे ये इसका टारगेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ, फिर भी ये कहीं ना कहीं ये मैनेजेबल लेवल पे रहा। और हम देखते हैं कि जो भी आरबीआई के द्वारा एक सेट किया गया था टारगेट, उसी के अंदर ही फिस्कल डिफिसिट का टारगेट मैनेजेबल लेवल पे है। इस बार के बजट में जो फिस्कल डिफिसिट का टारगेट है 2.97% ऑफ जीएसडीपी, तो वो एक तरह से 3% के बिलो ही है, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन है। देखिए, रेशियो ऑफ पब्लिक डेट एंड टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू जीएसडीपी। अब हम इसमें ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो जीएसडीपी है उसका क्या रेशियो है, नंबर 1। नंबर दूसरे पे पॉइंट क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का जो जीएसडीपी है उसके आधार पे हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर कर्ज कितना है, बकाया कितना है। ये ऐसा समझिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो अपनी फिस्कल डिफिसिट वगैरह की भरपाई करने के लिए जो लोनिंग लेती है, उस लोन का क्या रोल है और किस आधार पे कितना, मतलब कि उसका ट्रेंड रहा है पिछले 5 से 7 सालों में। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, एक तो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज और एक आपका पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट ये स्मॉल टर्म है, टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ये ब्रॉड टर्म है। क्या है, पब्लिक है, ये देखिए ये पब्लिक डेप्ट है, पब्लिक डेप्ट, ठीक है, और ये आपका लायबिलिटीज ऑन पब्लिक अकाउंट। इन दोनों को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज आज स्टेट, ठीक है, ये ब्रॉड टर्म है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग का मतलब कि वो कर्ज, वो उधारी जो उत्तर प्रदेश सरकार हो चुकी है, होना नहीं है, हो चुकी है, बाकी है और उसको चुकाना है, ऐसे समझिए। आउटस्टैंडिंग अमाउंट का मतलब वो अमाउंट जो हमारा नहीं है, वो किसी और का है, ये अलग बात है कि हम पर ड्यू है, उसको क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज का मतलब कि वो कर्जा जो कि उत्तर प्रदेश सरकार बाकी है और उसको चुकाना है, दूसरे को देना है, चाहे वो कर्ज की शक्ल में हो यानी कि बकाये की शक्ल में हो, या तो फिर वो आपका कुछ दूसरे अमाउंट उत्तर प्रदेश सरकार के पास दूसरे लोगों के भी जमे होते हैं, जिसको हम पब्लिक अकाउंट कहते हैं। पब्लिक अकाउंट कर्ज दूसरी तरह से है, वो कर्ज वो भी एक तरह से उधार ही है, जो कि आप गवर्नमेंट को चुकाना है पब्लिक को, ठीक है। तो ये दोनों अमाउंट यहां पे हमने देखा कि टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें 2 पॉइंट हमने इंक्लूड किया, एक आपका पब्लिक डेप्ट है ये, और एक दूसरा लायबिलिटीज ऑन पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट को हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे कॉन्टिजेंसी फंड है, पब्लिक फंड है ना, और आपका जो कंसोलिडेटेड फंड। तो ये जो पब्लिक अकाउंट या जो पब्लिक फंड है, इससे तात्पर्य क्या है कि जो स्मॉल सेविंग, पीएफ या इस तरह से बहुत सारे अमाउंट्स होते हैं, पैसे होते हैं, या जो पोस्ट ऑफिस है या कोई भी किसान विकास पत्र, तो कोई भी बॉन्ड्स या कुछ भी आप खरीदते हैं तो वो पैसा टाइम बीइंग के लिए, या पीएफ कटता है जो पैसा, वो टाइम बीइंग के लिए कहाँ पे जमा हो जाता है, बैंक में। और बैंक के पास जो जमा होता है किसके पास, फाइनली वो गवर्नमेंट उसका ऑनर होता है। ऑनर गवर्नमेंट नहीं होता, गवर्नमेंट बस एक तरह से उसका मैनेजमेंट देखता है। फाइनली जब उस बंदे को रिटायरमेंट होना होता है तो जो पीएफ कटा उसके सैलरी से, वो अमाउंट गवर्नमेंट को उसको लौटाना होता है, तो उस वाले अमाउंट को हम क्या कहते हैं, पीएफ कहते हैं, पब्लिक फंड कहते हैं। तो ये पब्लिक फंड या पब्लिक अकाउंट वाला जो पैसा है, तो लायबिलिटीज ऑन पब्लिक अकाउंट, ठीक है। तो ये पैसे को आज नहीं कल को गवर्नमेंट को उस बंदे को रिटर्न करना है, तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज में। एक तो ये हो गया कि पब्लिक अकाउंट या पब्लिक फंड वाला जो पैसा है, जैसे कि आपका पीएफ हो गया, ठीक है, या ऐसे बहुत सारी स्कीमें चलती रहती हैं गवर्नमेंट्स की, ओल्ड एज जो है पेंशन स्कीम, या आपका ओल्ड एज से रिलेटेड कुछ बॉन्ड जारी होते रहते हैं, वो सारे के सारे क्या है, पब्लिक अकाउंट में आते हैं।
और वो पब्लिक अकाउंट वाला पैसा आज नहीं कल को गवर्नमेंट को उस बंदे को चुकाना है जब टाइम या ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है। दूसरी किस्म हमने बताई यहां पे पब्लिक डेप्ट। तो पब्लिक डेप्ट ये स्मॉल टर्म है, ये आता किसमें है, आपका लायबिलिटीज वाले में ही आएगा। तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ये ब्रॉड टर्म है। अब देखिए तो यहां पे क्या मैंने मेंशन किया कि टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, पहले इसके डिफिनेशन को देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एफआरबीएम एक्ट 2004, 2004 का जो एफआरबीएम एक्ट है उसके मुताबिक, उसके अनुसार टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज मींस लायबिलिटीज अंडर कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट। टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज से तात्पर्य क्या है कि वो सारे के सारे कर्ज जो एक स्टेट गवर्नमेंट पे हैं, वो दोनों हो सकते हैं, कंसोलिडेटेड फंड पे जो के द्वारा जो भी कर्ज हुआ, और पब्लिक अकाउंट वाला यानी पब्लिक का पैसा जो गवर्नमेंट के पास एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए जमा है, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इसको मैंने यहां पे मेंशन कर दिया कि पब्लिक डेप्ट और लायबिलिटीज ऑन पब्लिक अकाउंट। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, देखिए पब्लिक डेप्ट क्या है, इसको डिफिनेशन देखते हैं। पब्लिक डेप्ट कंप्राइजेस मार्केट बोरोइंग। गवर्नमेंट क्या करती है कि टाइम टू टाइम मार्केट से उधार लेती है, लोन लेती है, या बॉन्ड एक तरह से जारी करती रहती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल लोन, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट लोन लेती है, चाहे इनसाइड इंडिया ले या अब्रॉड ले ले। इवन कि आरबीआई से भी वेज एंड मीन एडवांसेस, ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटीज, स्टेट डेटेड सिक्योरिटीज, ये सारे के सारे इसी में आ जाएंगे, पब्लिक डेप्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, स्पेशल सिक्योरिटी इश्यू टू नेशनल सेविंग अकाउंट। नेशनल सेविंग अकाउंट में जो भी एक तरह से बॉन्ड जो जारी किया जाता है, वो सारे के सारे इसी में आ जाएंगे। एंड लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जीओआई का मतलब क्या है, जीओआई यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो लोन दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, वो आ जाएगा। आरबीआई के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम वेज एंड मीन एडवांसेस के नाम पे लोन लेती, वो आ जाएगा। कोई बॉन्ड, कोई विकास पत्र, किसान विकास पत्र, फलाना ढिकाना जो भी जारी किया जाता है, वो सारा इसी में आ जाएगा, इसमें पब्लिक डेप्ट में आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कंपोनेंट वाइज लायबिलिटीज एंड ट्रेंड्स ड्यूरिंग 2019-20 टू 2023-24। 2019-20 यानी कोरोना से एक साल पहले, क्योंकि स्टेबल ईयर है, उससे कंपेयर करेंगे। और 2023-24 तक का हमारे पास स्टेबल डेटा अवेलेबल है, क्योंकि इधर का डेटा अभी उतना ज्यादा मैच्योर नहीं है या प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हमने 23-24 तक का डेटा उठाया और 19-20 को कंपेयर करने की कोशिश करता हूं मैं, कि देखता हूं कि ये जो अलग अलग लायबिलिटीज, अलग अलग जो डेप्ट है, उसमें क्या फ्लक्चुएशंस हुआ, क्या ट्रेंड रहा उसका। ये हमारा है पॉइंट, कंपोनेंट वाइज लायबिलिटीज एंड ट्रेंड्स ड्यूरिंग 2019-20 टू 2023-24। 19-20 से लेकर के 23-24 तक जो भी पब्लिक डेप्ट है, जो आपका आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, उसमें क्या क्या ट्रेंड रहा है इन सालों के बीच में, ये जो साल गुजरे 19-20 से लेके 23-24 में। तो नंबर 1 पे हमने यहां पे मेंशन कर दिया 2019-20 2023-24। एक तो हम इसमें अमाउंट्स को मेंशन कर रहे हैं, अमाउंट बस समझने के लिए मेंशन है। अमाउंट कोई भी आपको कहीं याद ही नहीं करना है, आप बस उसका आसान तरीका क्या है कि थोड़ा सा जो रफ डेटा अगर याद भी करना चाहते हैं तो ये जो परसेंटेज में रहे उसी पे थोड़ा सा फोकस करें। बस जनरल समझने के लिए मैंने यहां पे मेंशन किए हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, ये पब्लिक डेप्ट है। ये क्या है, आपका पब्लिक डेप्ट है। दूसरे नंबर पे हमने मेंशन किया यहां पे लायबिलिटीज ऑन पब्लिक अकाउंट। पब्लिक डेप्ट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक आपका इंटरनल डेप्ट है, दूसरे नंबर पे लोन्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जीओआई का तात्पर्य क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पब्लिक डेप्ट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इंटरनल डेप्ट एंड लोन्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इंटरनल डेट है, डेट कभी कहते हैं, कभी कुछ लोग डेप्ट बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है, दोनों का मतलब कर्ज होता है या उधारी, ठीक है। तो इंटरनल डेप्ट और ये आपका लोन्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंटरनल डेप्ट को अगर हम देखते हैं 2019-20 में उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर जो इंटरनल डेप्ट था वो
6.05 लाख करोड़ था। ये क्या है आपका लाख करोड़ में सारे अमाउंट है, ये लाख करोड़। एलसी का मतलब लाख करोड़ है। तो इंटरनल डेप्ट 2019-20 में 4.05 लाख करोड़ था, या 4.05 लाख करोड़ आपका 2019-20 में इंटरनल डेप्ट था उत्तर प्रदेश पे। ये आपका 4 जो लाख करोड़ 2019-20 में था, वही 6 लाख करोड़ हो गया 2023-24 में। कितना हो गया? 6 लाख करोड़ हो गया, 6.14 लाख करोड़ हो गया 2023-24 में। जब 2023-24 में ये 6.14 लाख करोड़ हो गया, इसका मतलब कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ इंटरनल डेप्ट में इन्हीं पिछले 7-8 सालों में, यानी 19-20 से लेके 23-24 में 51% का इंक्रीमेंट हुआ या इंक्रीज हुई है। तो इंटरनल डेप्ट 51% बढ़ गया। कब से? 2019 से 20 से लेकर के 23-24 के बीच में। एक पॉइंट। पब्लिक डेप्ट का जो दूसरा हेडिंग है यहाँ पे, लोन्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार जो भी लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेती है उसको देखते हैं। 2019-20 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 11.5 करोड़ यानी कि 11.5 करोड़ यानी 1000 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार ने लोन लिया था। उसको रफ भाषा में कहा जाएगा कि लोन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उत्तर प्रदेश सरकार का 2019-20 में 11,000 करोड़ था। यहां पे 1000 है। ये जो 11,000 करोड़ है, ये आपका 2023-24 में हम देखते हैं तो आपका ये 52,000 करोड़ हो जा रहा है। 11,000 करोड़ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लिया था, कब? 19-20 में। वही अमाउंट 2023-24 में आपका कितना हो गया? 52,000 करोड़ हो गया। 11 से डायरेक्ट 52 हो गया। कितना मल्टीप्लाई हो गया, कितना परसेंट बढ़ गया। नेक्स्ट क्या है कि लायबिलिटीज ऑन पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट या पे एक तरह से जो लायबिलिटीज हैं उसको अब हम देखते हैं। पब्लिक अकाउंट का मतलब क्या है कि वो अमाउंट जो पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट के पास जमा है, गवर्नमेंट एज ए ट्रस्टी है उस पैसे की। गवर्नमेंट को आज नहीं कल एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद या कंडीशन के बाद उस पैसे को पब्लिक को रिटर्न कर देना है। ठीक, तो लायबिलिटीज ऑन पब्लिक अकाउंट में देखते हैं, ये 85,000 करोड़ था, 1000 करोड़। कब? 2019-20 में, जहां पे 85,000 करोड़ हुआ करता था, वही अमाउंट आपका 1 लाख करोड़ हो गया। तो 85,000 से कितना हो गया? 1 लाख करोड़ हो गया पब्लिक अकाउंट पे जो उधारी है। ठीक, नेक्स्ट क्या पॉइंट क्या है? ये आउटस्टैंडिंग टोटल लायबिलिटीज। अब हम टोटल लायबिलिटीज, टोटल का मतलब ये पब्लिक डेट जिसमें कि ये इंटरनल डेप्ट और लोन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लायबिलिटीज ऑन पब्लिक अकाउंट, इन दोनों को इंक्लूड किए हुए हैं। तो इन दोनों को जो अगर हम जोड़ देते हैं, किसपे? इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं, यानी कि फर्स्ट प्लस 2, यानी कि ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तब हमारे पास कितना हो जाएगा? 2019-20 में 5 लाख करोड़ हमारे पास एक तरह से उधारी था। तो टोटल लायबिलिटीज उत्तर प्रदेश सरकार पे 2019-20 में 5.02 लाख करोड़ था। एलसी का मतलब लाख करोड़। ठीक है, इतना लाख करोड़ हुआ करता था। वही 2023-24 में 7.67 लाख करोड़ हो गया। ठीक है, तो 23-24 पे टोटल लायबिलिटीज, इस वाले अमाउंट को खाली आप यहां पे याद कर सकते हैं कि 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार पे कितना कर्ज हो गया? 7.367 यानी 67 लाख करोड़। ठीक है, 2023-24 में। ठीक, एक तो ये हो गए सारे पॉइंट्स। अब देखिए परसेंटेज में इसको हम देखते हैं। यहां पे एक पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ये मेंशन किया है कि जो टोटल लायबिलिटीज है उत्तर प्रदेश सरकार पे 23-24 में 7 लाख करोड़ हुआ करती थी, वो 2025-26 में 9 लाख करोड़ हो जाएगी। यानी इस साल जो अभी साल चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल का एक आंकड़ा आया, ऑफिसर्स यानी कि ऑफिशियल या गवर्नमेंट्स के एक आंकड़े के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के आंकड़े के मुताबिक के अनुसार इस साल यानी 2025-26 में जो टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है 2025-26 यहां पर मैंने मेंशन किया, वो 9 एलसी हो जाएगी, मतलब 9 लाख करोड़ हो जाएगी। कितने से? जो कि 7 लाख करोड़ हुआ करती थी 23-24 में, इससे ये 9 लाख करोड़ पहुंच जाएगी।
19-20 में ये 5 लाख करोड़ थी, 23-24 में 7 लाख करोड़ हो गई और 2025-26 में ये 9 लाख करोड़ हो जाएगी। ये तो सारी हमने इंफॉर्मेशन यहां मेंशन की। अगर हम परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मेंशन करते तो 23-24 में परसेंटेज अगर हम देखते तो देखिए जो इंटरनल डेब्ट है उसका परसेंटेज अकेले 80% था 23-24 में। इंटरनल डेब्ट 2023-24 में अकेले ही 80% था। लोन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 6.82 यानी कि 6.82% कब 2023 में इससे था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 6% लोन ले रही थी उत्तर प्रदेश सरकार 23-24 में। पब्लिक अकाउंट का जो पैसा उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर ड्यू है वो आपका 13% मात्र है। तो इंटरनल एक तरह से डेब्ट, इंटरनल जो लोन लिया गया वो 80% है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला 6% है और पब्लिक अकाउंट वाला 13% है। और इनको हम जोड़ लेंगे तो ये 100% हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, टोटल आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटीज यानी टोटल कर्ज जो उत्तर प्रदेश के सरकार के ऊपर है, चाहे वो आपका पब्लिक अकाउंट वाला पैसा हो, उसको भी मैंने कर्ज ही बोला है, और चाहे वो पब्लिक डेब्ट वाला पैसा हो, उन दोनों को जीडीपी के टर्म में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल लायबिलिटीज एज ए परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी 29.55% था। कहां पे 2019-20 में वो आपका 29.58% हो गया 2023-24 में। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.03 कितने का अंतर आया, यानी कि 19-20 के कंपैरिजन में 23-24 में मात्र 0.03% का ही एक तरह से डिफरेंस आ रहा है। इस पॉइंट को खाली आप यहां याद कर सकते हैं बस। तो टोटल लायबिलिटीज एज ए परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी उत्तर प्रदेश के 2019-20 से लेकर के 23-24 के बीच में मात्र 0.03% में ही उछाल आई बस। एक पॉइंट ये हो गया। अब देखिए जो ये इंटरनल लायबिलिटीज है इसको फिर हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पे मार्केट द्वारा लोन लिया गया, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्पेशल सिक्योरिटीज इश्यूड टू नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अदर लोन्स। इतने सारे इसको इंटरनल लायबिलिटीज को हम डिवाइड कर सकते हैं। ये आपको जानना जरूरी नहीं है कि इंटरनल लायबिलिटीज का सोर्स क्या क्या है। इंटरनल लायबिलिटीज के सोर्स ये सारे हैं, अलग अलग सोर्सेस से ये पैसा लिया जाता है। नंबर 1 पे मार्केट लोन है, दूसरे नंबर पे लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्या है कि स्पेशल सिक्योरिटीज इश्यू टू द नेशनल सेविंग स्मॉल सेविंग फंड एंड अदर लोन्स। इन सब में हम देखेंगे मात्र खाली हमें यही बताना था कि मार्केट लोन। तो इंटरनल लायबिलिटी को हमने कई भागों में डिवाइड कर दिया। ये वाला जो पॉइंट है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट लोन इसकी भागीदारी कितनी परसेंट है। मार्केट लोन ये 5 लाख करोड़ है, कितने में से 6.14 लाख करोड़, यानी ये वाला जो अमाउंट 2023-24 में इंटरनल जो डेब्ट था कितना था 23-24 में 6.14 लाख करोड़ था। उसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे खाली मेंशन किया और इसको फर्दर डिवाइड करने की कोशिश की कि देखते हैं कि इंटरनल लायबिलिटीज में या इंटरनल डेब्ट में सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार किस सोर्सेस से लेती है, किस सोर्सेस से उधार लेती है। तो इंटरनल डेब्ट के केस में सारे के सारे सोर्सेज में हम देखते हैं कि मार्केट लोन से अकेले ही 5 लाख करोड़ लेती है। 5 लाख करोड़ का मतलब कि 70% टोटल उधारी का उत्तर प्रदेश सरकार 70% मार्केट से लोन उठाती है। ऐसा समझिए, उत्तर प्रदेश की सरकार टोटल उधारी का, टोटल जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है ये वाला पॉइंट, इसमें 70% अमाउंट कहां से उठाती है, मार्केट से लोन उठाती है। उसको मैंने पॉइंटर के फॉर्म में लिखा। आप इस डेटा को खाली समझने के लिए खाली ध्यान दीजिए, पढ़िए, याद नहीं करना है आपको। ओनली और ओनली ये जो नोट्स मैंने लिख रखे हैं इन्हीं को याद करना होता है। कहीं भी जो मैं डिस्क्राइब करता हूं उसी को याद करिए, बट डेटा या फैक्ट्स को मैं इस तरह से मेंशन कर दिया ताकि आपको समझने में एक एनालिटिकल माइंड आपका क्रिएट हो सके। तो नोट 1 पहले नंबर पे, मार्केट लोन कंसिस्टेड 69.94% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पहला पॉइंट कि मार्केट लोन यानी ये वाला जो पॉइंट है ये अकेले ही, यानी कि ये तो सारे के सारे जो है आपका आउटस्टैंडिंग लोन है। तो आउटस्टैंडिंग जो उधारी है, लायबिलिटीज है,
इसमें नंबर 1 पे आपका इंटरनल है। इंटरनल जो डेप्ट है इसमें भी हम देखते क्या है कि सबसे ज्यादा अमाउंट कहां से गवर्नमेंट पूरी करती है, लेती है उधारी, मार्केट लोन से लेती है। और मार्केट लोन वाला ये अमाउंट 69.94 मतलब कि 70% टोटल उधारी का उत्तर प्रदेश सरकार कहां से लेती है, मार्केट से लेती है। ऐसा समझिए, ऐसी बात है कि 70% उधारी टोटल लोन का, टोटल लायबिलिटीज का उत्तर प्रदेश सरकार मार्केट से उठाती है, मार्केट से लेती है। तो ये मार्केट वाला पॉइंट को मैंने इस तरह से कुछ मेंशन किया है यहां पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2025-26 में ये अमाउंट आपका 6.43 लाख करोड़ था। सो मैंने डेटा में भी मेंशन कर दिया, कब, 25-26 का डेटा, यानी इस साल जो भी चल रहा है ये अमाउंट 6.43 लाख करोड़ की बात हो जाएगी। ये जो मार्केट लोन वाली बात है, जो कि आपका 23-24 में, ये डेटा कब का है, 23-24 में ये पूरा डेटा है। 23-24 का जो डेटा है, मतलब जहां पे 5 लाख करोड़ था वो 25-26 में 6 लाख करोड़ हो जाएगा, 6.43 लाख करोड़ हो जाएगा। डेटा नहीं याद करना है, बट ये जो परसेंटेज वगैरह में चीजें हैं वही खाली ध्यान दीजिए आप लोग। तो मार्केट लोन से उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ति अपनी कर रही है 70% से, जो कि यहां पे मैंने मेंशन कर दिया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ऑन एवरेज डेब्ट बर्डन ऑफ स्टेट एज मेजर्ड बाय टोटल लायबिलिटीज टू जीएसडीपी रेशियो ऑब्जर्व्ड ए फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड्स ड्यूरिंग 2019-24। हम एक ऑरेंज लेवल पे अगर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो डेप्ट बर्डन है, डेप्ट का मतलब जो उधारी, जो कर्ज है, 2019 से लेकर के 24 तक, यानी जो भी साल गुजरा है, उसमें अगर हम देखते हैं पिछले 5 सालों में क्या क्या रहा है, तो ये एक तरह से फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है। अगर हम जीएसडीपी के टर्म में देखेंगे तो ये ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन अगर होलसेल अमाउंट के आधार पे देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। होलसेल अमाउंट के आधार पे यहाँ पे ये 5 लाख करोड़ हुआ करता था 19-20 में, वही 23-24 में आपका 7 लाख करोड़ हो जाएगा, और आपका 25-26 में 9 लाख करोड़ हो जाएगा। एक पॉइंट। लेकिन अगर हम उसको जीडीपी के आधार पे कैलकुलेट करेंगे तो मात्र हमारा पॉइंट, यानी कि 0.03% ऑफ जीडीपी की बढ़ रहा मात्र। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, देखिए, रेंजेज 28% से 31% ऑफ जीएसडीपी। ये क्या है आपका, ऑफ जीएसडीपी, ऑफ जीएसडीपी। ठीक है, तो जीएसडीपी का अगर मिनिमम लेवल पे जाता है टोटल आउटस्टैंडिंग लोन उत्तर प्रदेश का, तो 28% हो जाता है, और मैक्सिमम जाना होता है तो 31% पे ये सैचुरेशन लेवल पहुंच जाता है। ठीक है, तो 28 से 31% ही वेरी करता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज टू जीएसडीपी 29.58% वाज विद इन द लिमिट ऑफ 40.42 मतलब कि 20 ऑफ जीएसडीपी एज रिकमेंडेड बाय 15 फाइनेंस कमीशन फॉर 2023-24। 2023-24 के लिए 15वां यानी 15 नंबर का जो फाइनेंस कमीशन है उसने रिकमेंडेशन दिया था कि 40.20 से ज्यादा टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज नहीं होना चाहिए जीएसडीपी का। किस साल के लिए, 23-24 के लिए। तो 23-24 के लिए 15वां फाइनेंस कमीशन ने यह कहा था कि टोटल कर्ज का, टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज का स्टेट का 40.20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे, जीडीपी के टर्म में नहीं होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश का उससे मुकाबले में बहुत कम है, जो कि आपका 29.58% है, यानी ये वाला अमाउंट। ठीक है, यानी कि 23-24 में उत्तर प्रदेश का 29.58% टोटल लायबिलिटीज है। और 15वें नंबर का जो फाइनेंस कमीशन, उसने कितना रिकमेंडेशन किया था, उसने रिकमेंडेशन ये किया था कि 40.20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। तो ये पॉइंट हो गया। तो ये कहीं ना कहीं मैनेजेबल लेवल पे है या कंट्रोल्ड लेवल पे, बहुत कम है उसके मुकाबले में, ऐसा हम कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, नोट नंबर जो है 4, उसको मैं यहां पे मेंशन कर दूं ऊपर कहीं पे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। कि देखिए, इन 2000
यानी कि 23-24 स्टेट गवर्नमेंट यूटिलाइज 52% ऑफ इट्स पब्लिक डेब्ट अमाउंट। देखिए नोट नंबर क्या है आपका 4 है ना। इन 2023-4 स्टेट गवर्नमेंट यूटिलाइज्ड इट्स टोटल, ठीक है, पब्लिक डेब्ट, इस टोटल पब्लिक डेब्ट अमाउंट इन रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट दैट स्टैंड एट, कितने पे है ये वेरी कर रहा है आपका 52.24%, ठीक है, 52.24% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डेब्ट। नंबर 1 पॉइंट। रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा 47 पॉइंट, कितना बचेगा 47 पॉइंट जो है आपका 76 है, 47.76 was available for capital expenditure in 2023-24। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मान लेते हैं 2023-24 में टोटल उत्तर प्रदेश के पास डेब्ट कितना है, उधार कितना रुपया लिया 100% मान के चलिए कोई चीज है। इस 100% में से उत्तर प्रदेश सरकार ने लोन एंड इंटरेस्ट इसको चुकाने के लिए कितना पैसा खर्च कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने 52% पैसा खर्च कर रही है। 52.24% खाली पिछले सालों का प्रीवियस लोन, यहां पे प्रीवियस लिखा जाएगा भाई, प्रीवियस लोन एंड इंटरेस्ट। लोन का मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट, प्रीवियस ईयर का यानी पिछले सालों का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको और इंटरेस्ट को चुकाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो भी 2023-24 में मान के चलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर 100 रुपये का उधार लिया या लोन लिया या डेब्ट या कर्ज या लायबिलिटीज है, तो इस 100 रुपये में से उत्तर प्रदेश सरकार का जो पिछले सालों का प्रीवियस ईयर का लोन्स है या इंटरेस्ट है उसी को चुकाने के लिए उसी की पूर्ति में 52% पैसा खर्च कर देती है उत्तर प्रदेश सरकार। रिमेनिंग जो अमाउंट है वो किस पे जाएगा फिर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। वो अमाउंट कितना हो जा रहा है यहाँ पे 43.76%। इसी पॉइंट्स को मैंने कुछ ऐसे मेंशन किया कि टोटल अगर डेब्ट या कर्ज उत्तर प्रदेश सरकार 2023-24 में कितना ली 100 रुपये मान लेती है या 100 यूनिट लेती है कोई चीज, उस 100 यूनिट में से 100% में से प्रीवियस ईयर पिछले सालों का जो लोन है, लोन का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को चुकाने में 52% पैसा खर्च करना पड़ा उत्तर प्रदेश सरकार को। और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए खर्च करती है उत्तर प्रदेश सरकार। यहाँ पे इंफ्रा भी लिख सकते हैं समझने के लिए आप लोगों को, मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हम क्लेम करते हैं कि सारा पैसा गवर्नमेंट का क्लेम है कि खर्च हो रहा है, तो एक तरह से इतना अमाउंट ही गवर्नमेंट खर्च कर पाती है और ज्यादा से ज्यादा पैसा किसमें लग जाता है, ये आपका लोन को चुकाने में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हो गए। और एक पॉइंट्स यहाँ पे और भी है, देखिए आप जरा कि देखिए 2019-20 में उत्तर प्रदेश का जो टोटल लायबिलिटीज था 29.55% था, वो 2023-24 में 29.58% हो गया। किसके, आप जीएसडीपी के। तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हमारे पास बढ़ेगा, मात्र एक तरह से जो इंक्रीमेंट होता है तो 0.03% है ना, तो बहुत कम अमाउंट, यानी कि 0.03% ही जीएसडीपी के
एक तरह से लोन बढ़ा है, अगर जीएसडीपी के टर्म में कैलकुलेट करते हैं, अगर हम उसको उसमें कैलकुलेट करते हैं यानी कि आपका एब्सोल्यूट टर्म में, एब्सोल्यूट मतलब अमाउंट के टर्म में, तो देखिए ये हमारे पास अमाउंट 25-26 में टोटल ये कर्ज हमारे पास 9 लाख करोड़ हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा अमाउंट है। जहां पे 19-20 में हमारे पास कर्ज 5 लाख करोड़ था, ये आपका 9 लाख करोड़ हो जाएगा। और अगर हम इसको परसेंटेज के टर्म में, जीडीपी के कंपेयर में परसेंटेज के टर्म में कैलकुलेट करते हैं, तो मात्र 0.03% ही इंक्रीमेंट हम देख रहे हैं। और ये सारे के सारे तो नोट 4 में मेंशन किया, इन 2023-24 स्टेट गवर्नमेंट यूटिलाइज इस टोटल पब्लिक डेट अमाउंट, ठीक है, टोटल पब्लिक डेट अमाउंट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड इंटरेस्ट दैट स्टैंड एट 52.24% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डेट या लायबिलिटीज। रिमेनिंग अमाउंट यानी 47.76% वाज अवेलेबल फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन 2023-24। तो 2023-24 में ये वही चीज को मैंने डायग्राम की तरफ समझाने की कोशिश किया, वो वही चीज है, ठीक है। और मुझे लगता है कि सारे के सारी चीजें कंप्लीट हो गई। एक टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश सरकार के पीसीएस के द्वारा कि चैलेंजेस क्या है रिवेन्यू कलेक्शन में। तो रिवेन्यू से संबंधित जो चैलेंजेस हैं उसके रिवेन्यू के कलेक्शन में, इस टॉपिक्स पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टार्टिंग की जो हमारी क्लासेस हैं, वीडियोस हैं, तीसरे या चौथे 5वें नंबर की जो वीडियोस हैं, उसमें वो सारे टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं कि रिवेन्यू कलेक्शन में उत्तर प्रदेश सरकार को क्या क्या चैलेंजेस आती हैं और उसका फिर सॉल्यूशन क्या है। तो वो सारे के सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किसी एक वीडियो में वो चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है ये फिजिकल, जो मतलब कि पब्लिक फाइनेंस, फिजिकल पॉलिसी, इससे रिलेटेड जो भी है वो सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब अगली जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी वो रहेगा ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक्स है, या एसडीजी गोल उत्तर प्रदेश सरकार का कहाँ तक अचीव हुआ है और क्या क्या उसका टारगेट है, लक्ष्य है। तो इससे रिलेटेड हम पॉइंट्स को कहीं से डिस्कवर करेंगे और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।